नमस्कार। आज तारीख है 11 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे एक यूपीएससी लेक्चरर अपने टॉपिक्स को फ्रेम करता है, मैं भी आज के हमारे 3 मुख्य विषयों का एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं ताकि हमारा फाउंडेशन सेट हो जाए। हाँ, वो सही रहेगा। एक ओवरव्यू मिल जाएगा। बिल्कुल। तो पहला टॉपिक है कुर्मा ग्रामम। ये आंध्र प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहां लोग आधुनिकता यानी मॉडर्निटी को पूरी तरह छोड़कर एकदम प्राचीन वैदिक जीवन शैली अपना रहे हैं। फिर दूसरा विषय है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसे हम वीबीएस से बिल भी कहते हैं। ये एक नया प्रस्तावित कानून है जो भारत की हायर एजुकेशन की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन इस पर कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। और तीसरा, न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत कर रहा है। तो आज के इस इन-डेप्थ विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि एक तरफ देश अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और शिक्षा के सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वही समाज का एक हिस्सा वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। मतलब ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट है अगर आप ध्यान से देखें। वही तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं। आधुनिक भारत और विकास की बात करने से पहले एक ऐसी जगह चलते हैं जहां विकास की परिभाषा बिल्कुल अलग है। श्रीकाकुलम जिला अंतकापल्ली हिल्स के पास 60 एकड़ में फैला कुर्मा ग्रामम। राइट। और इसे 2018 में भक्ता विकास स्वामी ने स्थापित किया था। इसका नाम पास के ही श्री कुर्मम मंदिर से लिया गया है। हाँ, जो विष्णु के कुर्मा अवतार का मंदिर है। लेकिन जो डिटेल मुझे सबसे अजीब लगी वो ये कि वहां बस 17 परिवार रहते हैं, मतलब करीब 85 लोग। देखिए, नंबर्स पे मत जाइए। जो चीज़ इसको एक केस स्टडी बनाती है वो उनका लाइफस्टाइल है। यहाँ बिजली, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और यहाँ तक कि एलपीजी गैस भी नहीं है। वेट, एलपीजी गैस भी नहीं? तो खाना कैसे बन रहा है आज के टाइम पे? लकड़ी के चूल्हे पर। और उनका दिन सुबह 3:30 बजे शुरू होता है। कैस्ट्रॉयल यानी अरंडी के तेल के दिए जलाते हैं रोशनी के लिए। और रोजाना सुबह और शाम भागवत गीता और भागवतम का पाठ होता है। ओह वाह। लेकिन बिना डिजिटल डिवाइसेस की जिंदगी चलो ठीक है, पर वहां कैलेंडर भी नहीं होता। मतलब गांव के मुखिया पंचांगम पढ़कर दिन बताते हैं। ये तो एक्सट्रीम परमानेंट डिजिटल डिटॉक्स जैसा लगता है। हाँ, और ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद अनपढ़ या गांव के बहुत पुराने लोग ऐसी जिंदगी जीते होंगे। सही बात है। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि वहां बीटेक और आईटी इंजीनियर्स अपना शहर छोड़कर बस रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच में एक प्रैक्टिकल लाइफ है या फिर आधुनिक दुनिया की रैट रेस से बचने का एक एस्केप रूट है बस? देखिए, जब मैंने इस पर डीपली रिसर्च पढ़ी तो ये समझ आया कि ये सिर्फ एक एस्केप नहीं है। ये एक सोचे समझे प्रिंसिपल्स पर आधारित डिसिप्लिन है। मतलब एस्केप टेम्परेरी होता है, ये उनका परमानेंट लाइफस्टाइल है? अच्छा, उदाहरण के लिए उनकी सस्टेनेबिलिटी को देख लीजिए। गांव में प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। घर मिट्टी और लकड़ी से बने हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके लैबोरेटरीज में सेप्टिक टैंक्स नहीं होते। वेट, क्या सेप्टिक टैंक्स नहीं है? तो फिर वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है? वो ह्यूमन वेस्ट को एकदम नेचुरल तरीके से कंपोस्ट करके उसको एग्रीकल्चर के लिए मेन्योर यानी खाद की तरह यूज करते हैं। जीरो वेस्ट पॉलिसी है बिल्कुल। ये तो सच में बहुत एक्सट्रीम डिसिप्लिन है। पर चलिए, मिट्टी के घर और जीरो वेस्ट ठीक है, लेकिन एजुकेशन का क्या? अगर बीटेक ग्रेजुएट्स वहां रह रहे हैं तो वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? यहाँ एजुकेशन का पूरा सिस्टम ही अलग है। यहाँ बच्चों पर फॉर्मल एजुकेशन का कोई प्रेशर नहीं है। उनका अपना गुरुकुलम है जहाँ सिर्फ 13-14 साल की उम्र तक संस्कृत, तेलुगु और वैदिक ज्ञान दिया जाता है। बस 14 साल तक? उसके बाद क्या? उसके बाद बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। जैसे किसी को एग्रीकल्चर सिखाया, किसी को कारपेंट्री या कुकिंग। उनकी कोर फिलॉसफी ये है कि पैसा कमाना लाइफ का एम नहीं है। एम है जीवन निर्वाह करना, खुद को सस्टेन करना। मतलब सर्वाइवल और सेल्फ रिलायंस। ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सोर्सेज में बीटेक ग्रेजुएट श्रीकांत और राधाकृष्ण चरणदास का जिक्र है जो यही फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और नन्नानंदन नाम के एक शख्स का इंटरव्यू भी था। वो बताते हैं कि उनकी बेटी को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे तो पता ही नहीं कि मोबाइल फोन क्या होता है। उसे तो बस एक प्लास्टिक का डब्बा लगता है। ये सच में एक अलग ही दुनिया है। लेकिन एक तरफ कुर्मा ग्रामम की शिक्षा प्रणाली है जो पूरी तरह से स्वतंत्र और डिसेंट्रलाइज्ड है। वहां कोई स्टेट सिलेबस नहीं लगता। पर अगर हम देश की मेन हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां इसके बिल्कुल उलट हो रहा है।
बिल्कुल, वहाँ सब कुछ केंद्र यानी सेंटर के कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ एंट्री होती है वीबीएस बिल की। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। हाँ, ये बिल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कानूनी रूप से लागू करने के लिए लाया गया है। फिलहाल तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, लेकिन लेखक दिनेश अब्रोल इसको लेकर काफी क्रिटिकल है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच बता रहे हैं। सही कहा। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि संविधान की यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करने की पावर देती है सेंटर को, लेकिन ये नया बिल यूनियन गवर्नमेंट के काउंसिल्स को बिना किसी रोक टोक के इंस्पेक्शन और कंट्रोल की ताकत दे रहा है। तो यूजीसी एक्ट के सेक्शन 13 का क्या हुआ, जो पहले एक बफर का काम करता था? वही तो मेन पॉइंट है। उस सेक्शन को कमजोर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आईआईटीज, आईआईएम्स और प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो स्वायत्ता थी, जो उनकी ऑटोनॉमी थी, वो खत्म हो रही है। पावर अब एकेडमिशियंस के हाथ से निकलकर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में जा रही है। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा पुश बैक दूंगा। एक एनालॉजी लेते हैं। वीएसबीएसए बिल ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश को एक ही साइज का जूता पहनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे किसी का पैर बड़ा हो या छोटा। लेकिन क्या क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने के लिए एजुकेशन का सेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है? ये आम तर्क है जो दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा संविधान की कंकरेंट लिस्ट में आती है, यानी समवर्ती सूची। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की भूमिका अहम है, क्योंकि हर राज्य की जरूरत अलग होती है। हाँ, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के हिसाब से। बिल्कुल। अब लेखक 3 नए काउंसिल्स का जिक्र करते हैं जो इस बिल से बनेंगे। विनियमन परिषद, जो रेगुलेटरी होगी, गुणवत्ता परिषद यानी एक्रेडिटेशन, और ये एक्रेडिटेशन प्राइवेट थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया जा सकता है, और तीसरी है मानक परिषद, जो स्टैंडर्ड सेट करेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप दिल्ली में बैठकर पूरे देश के एजुकेशन स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। एक केरला की यूनिवर्सिटी और एक बिहार की यूनिवर्सिटी की रियलिटी बिल्कुल अलग है। ऊपर से बिल में SC/ST और OBC के रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। अच्छा। हाँ, फोकस पब्लिक फंडिंग से हटकर एजुकेशन लोन्स पर चला गया है और ग्लोबल रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा जोर है, बजाय ग्राउंड रियलिटी ठीक करने के। तो लेखक की मांग क्या है? वो इसका क्या सोल्यूशन देखते हैं? उनकी क्लियर मांग है कि स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स यानी SHECs को रेगुलेशन और एक्रीडिटेशन में कम से कम 50% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और उनका एक बहुत सॉलिड पॉइंट इवैल्यूएशन को लेकर है। इवैल्यूएशन मतलब यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कैसे तय होती है? हाँ, अभी इवैल्यूएशन मोस्टली आउटपुट पर होता है, जैसे कितने पेटेंट्स फाइल हुए, कितने पेपर छपे। लेखक का कहना है कि इवैल्यूएशन इम्पैक्ट या आउटकम पर होना चाहिए। सामाजिक असर क्या पड़ा उस रिसर्च का, ताकि इंटर रीजनल इक्विटी बनी रहे। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ठीक है, बीवीएसए बिल का एक मुख्य तर्क देश में सेल्फ रिलायंस लाना बताया जाता है। लेकिन किसी भी देश की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा टेस्ट तो उसकी सुरक्षा होती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, डिफेंस सबसे बड़ा पैरामीटर है। और इसी आत्मनिर्भर डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, INS अरिधमन। हाँ, राजनाथ सिंह जी की एक एक्स पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने अरिधमन शब्द का जिक्र किया, और इससे अटकलें तेज हो गईं कि इंडियन नेवी ने अपनी तीसरी SSBN यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शांति से कमीशन कर ली है। ये एक मैसिव डेवलपमेंट है। अगर हम पिछली सबमरीन्स को देखें, INS अरिहंत जो 2016 में आई और INS अरीघाट जो 2024 में, उनके मुकाबले अरिधमन कितनी अलग है? ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अरिधमन लगभग 7000 टन की सबमरीन है। अगर वेपन्स की बात करें तो पहली वाली सबमरीन सिर्फ 12 K-15 या सिर्फ 4 K-4 मिसाइल्स ले जा सकती थी, लेकिन अरिधमन इस कैपेसिटी को प्रैक्टिकली डबल कर देती है। डबल? हाँ, ये 24 K-15 सागरिका मिसाइल्स या फिर 8 न्यूक्लियर टिप्ड K-4 या K-5 मिसाइल्स ले जाने में सक्षम है। इस लीप से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो और मजबूत हुआ है। अब तक ऐसी क्षमता सिर्फ P5 देशों के पास थी, US, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK। अगर मैं इसको विजुलाइज करूं तो ये सबमरीन एक डीप ओशन में छुपा हुआ साइलेंट गार्डियन जैसा है। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही है, इंडियन ओशन तो लंबे समय तक एक शांत क्षेत्र माना जाता था जी। तो अचानक से इंडियन नेवी को सी बेस्ड डिटरेंस और इन मेगा सबमरीन्स पर इतना फोकस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अब क्षेत्र शांत नहीं रहा। वही
तो क्या हम अननेसेसरी आर्म्स रेस में तो नहीं पड़ रहे? देखिए, इसे आर्म्स रेस नहीं कह सकते। इसे जियोपॉलिटिक्स में डिटरेंस कहते हैं, भय पैदा करके हमला रोकने की नीति। भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, हम पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। तो उस प्रॉमिस को क्रेडिबल बनाने के लिए आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी ने हम पर हमला किया तो हम पलटवार कर सकें, चाहे हमारी जमीन तबाही क्यों ना हो गई हो। एग्जैक्टली। जमीन पर जो मिसाइल साइलोज है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं पहले हमले में, लेकिन एक सबमरीन जो समुद्र की गहराइयों में महीनों तक छुपी रह सकती है, वो सरवाइव करेगी और काउंटर अटैक करेगी। ये थ्रेट ही दुश्मन को हमला करने से रोकती है। और थ्रेट्स स्पेसिफिकली आ कहां से रही हैं? चाइना? बिल्कुल, चाइना एक बड़ा फैक्टर है। उनकी डुअल यूज रिसर्च और सर्वे वेसल्स लगातार इंडियन ओशन में आती रहती हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। वो अंडर वाटर टेरेन मैप करते हैं ताकि उनकी सबमरीन स्मूथली ऑपरेट कर सकें। और दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से भी खतरा हमेशा रहता ही है। और मुझे याद आ रहा है, एक आर्टिकल में मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते नेचर का भी जिक्र था, जैसे युद्ध अब किसी एक डोमेन तक सीमित नहीं रहते। हाँ, वही तो सबसे बड़ा चेंज है। आप वेस्ट एशिया को देख लीजिए, अमेरिका और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट हवाई हमलों से शुरू हुए, लेकिन अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री रास्तों पर शिफ्ट हो गए। ड्रोन्स और मिसाइल्स जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। राइट। और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स थे, उसमें भी नेवल डिमेंशन शामिल हो सकता था। सही पकड़ा आपने। इसीलिए अब सिर्फ जमीन या हवा तक लिमिटेड नहीं रह सकते, हमें पानी के अंदर भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। लेकिन इस सब के लिए सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी हो गई है, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। सप्लाई चेन्स बुरी तरह हिली हैं। और रशिया भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, तो वहां से सप्लाईज का डिले होना चिंता का विषय था। इसीलिए आगे का फ्यूचर प्लान है कि 2036 तक फुली इंडिजिनसली डिजाइंड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाई जाए, यानी पूरी तरह स्वदेशी। पर क्या ये इतना आसान होगा? आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज रिसोर्सेज और नई टेक्नोलॉजीज को बैलेंस करना होगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ रहा है नेवल वॉरफेयर में, चाइना ऑलरेडी इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसकी बराबरी करने के लिए बजट और टेक दोनों का सही इस्तेमाल जरूरी है।